So as we have completed that, let me go ahead with this. You have any doubts in any of the topic over in that particular thing, or in any of the issue you have not understood, whatever it is there, or you have read something else in some other book, if you are referring. So if you have come across some other new words, you can ask me that. Nothing like that. Have you gone through your NCRT textbooks Ma'am, thoroughly? Yes. yes, ma'am. Ma'am, protective tissue has not been done. Come again. Okay, fine. Let me see what questions you are posting over here. Okay. What is cortex? Okay. And explain the term adipose. Okay, fine. So, first of all, cortex, what you have to understand regarding the cortex is that इन प्लांट्स, ठीक है, जब आप प्लांट्स को माइक्रोस्कोप्स के अंदर स्टडी करते हो, कैन यू हियर ऑल ऑफ यू कैन हियर मी क्लियरली? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, Yes, fine. ma'am. Okay. So the thing regarding the see the system is bit changed today. So if my writing is not being followed by you, just let me know. I'm trying to write it at best so that you can understand. Okay. So cortex, if I say cortex, regarding cortex something like this, use the word, then अगर हम स्पेशली प्लांट्स के बारे में जब पढ़ते हैं, ठीक है, वी स्टडी रिगार्डिंग द प्लांट्स एंड प्लांट टिश्यूज, तो जब भी आप प्लांट को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करोगे, स्पेशली इफ यू स्टडी रिगार्डिंग समथिंग रिगार्डिंग स्टेम और रूट, ओके, तो आप जब भी आप उस चीज को स्टडी करोगे, सो अंडर द माइक्रोस्कोप व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग, सो व्हाट यू विल सी दैट जो फर्स्ट सी, अगर स्टेम है, इफ यू हैव द स्टेम इन फ्रंट ऑफ, सॉरी यहाँ पर स्टेम इन फ्रंट ऑफ यू लाइक दिस, एक स्टेम है, और स्टेम को अगर मुझे माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, तो डेफिनेटली आई हैव टू टेक द थिन सेक्शंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेम, मुझे इसको कट करना पड़ेगा थिन थिन सेक्शंस में, जैसे आप सैलेड कट करते हो राउंड राउंड, बस वैसे, बट थिन सेक्शन इफ आई टेक वन ऑफ देम, तो अगर मैं उसको अपने सामने रखूंगी तो इट विल लुक लाइक दिस, ऐसे दिखाई देगा मुझे. Yes, ma'am. Okay, so what you have to understand is that जो सबसे पहला लेयर होता है, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस. उसे हम क्या बोलते हैं? Epidermis. Why is it epidermis? Very simple to understand. Dermis, that means skin, and epi means outer. सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है वो आउटर स्किन फॉर्म कर रहा है, इसलिए उसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है. और सिमिलरली जो प्लांट के अंदर नियर बाय सेंटर जो होगा, जो सेंटर को पूरी तरह से सराउंड करेगा, उसे हम बोलते हैं एंडोडर्मिस. उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस. एंडो मीन्स इनर, and dermis, now you know that it means skin. Skin. Okay, वो डर्मीकूल ऐड देखते हो ना, डर्मीकूल ठंडा ठंडा, तो डर्मी, वाई उस जो टैल्कम पाउडर का नाम डर्मीकूल क्यों रखा है? कि स्किन को ठंडा करता है, डर्मिस, दैट्स व्हाई, ठीक है. तो बस उसी से याद रखना डर्मिस का. सो एंडोडर्मिस, इनर स्किन आउटर स्किन. अब जो इनर स्किन और आउटर स्किन के बीच में जितना भी टिश्यू है बेटा, दैट मीन्स फ्रॉम यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये कॉर्टेक्स रीजन फॉर्म करता है. अब समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है.
So between inner and outer skin, whatever tissues are there, parenchyma, sclerenchyma, collenchyma, जिसकी भी यहाँ पर presence है, वो सभी के मतलब collectively that region is called cortex. Is this part is clear to you now? Yes, ma'am. Okay, fine. So if cortex is done, then next question is from Suhana, that is adipose. Adipose means ऐसा tissue. Wait. Okay. So if I talk about adipose, तो adipose का मतलब होता है बेटा फैट. ओके. सो जो ऐसा टिश्यू जहाँ पर डिपोजिशन ऑफ फैट हो रहा हो, डिपोजिशन ऑफ लिपिड हो रहा हो, ऐसे पूरे जो लेयर को हम क्या बोलेंगे, एडिपोज टिश्यू. ठीक है. तो मैंने आपको जो बताया था कि जैसे एरियोलार था, तो एरियोलार में दो चीजें थी, फाइबर्स थे प्लस सेल्स थे, उसे हम एरियोलार टिश्यू बोलते थे. लेकिन ये जो टिश्यू है उसमें मोस्ट ऑफ द जितने भी पूरा रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स से भरा हुआ है, और उनको हम क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स. मतलब ऐसे सेल्स जिसमें फैट की डिपोजिशन होती है, वो उसे हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू. अब चीज समझ में आई? Yes, ma'am. Okay, Suhana. So that is what regarding the adipose is. So adipose मतलब वो हमारी बॉडी में वो सब जगह पर डिपॉजिट होता है जहाँ पर एक्सेस ऑफ फैट का डिपॉजिशन होने की पॉसिबिलिटी है. जैसे कि आपके चीक्स, आपके जो वेस्ट है कमर के पास, योर हिप्स, योर थाइज, देन योर आर्म्स, ऑल दीज एरियाज जब एक्सेस ऑफ फैट है जो आपकी बॉडी कंज्यूम करती है उसको यहाँ पर डिपॉजिट करती है. सो यू मस्ट हैव हर्ड और यू मस्ट हैव सीन कि जब बहुत ज्यादा फैट डिपॉजिशन होता है तो सबसे पहले चीक्स पुल होने शुरू होते हैं, देन वेस्ट, देन हिप लाइन, then after that comes your arms, upper arm and lower arms, that means legs and hands. ये देखा है ना, इसी तरह से डिपॉजिशन होता है फैट का. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So basically right now you all are kids. तो आपके अंदर अभी सभी के अंदर बेबी फैट होगा, आपके चीक्स में, सभी में. आफ्टर यू बिकम एडल्ट आफ्टर 18 years, व्हाट विल हैपन, अब आप एडल्ट उसमें जब जोन में ट्रांसफर हो जाओगे तो जो बेबी फैट है वो निकल जाएगा. अब जो फैट डिपोजिशन होगा वो आपको मोटा बना देगा. जो बड़े लोग होते हैं ना जो मोटे मोटे हो जाते हैं, वो दैट इज कॉल्ड एडिपोज. Is this part is clear to you? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Then next question is, wait, you are posting so fast. Ma'am will not read protective tissue. Wait. So next question is from Raj Lakshmi. Okay. Protective tissue. Okay. Why protective tissue part is not done? बेटा देखो, प्रोटेक्टिव टिश्यू कोई अलग से कोई टिश्यू नहीं है. ठीक है. जस्ट डू अंडरस्टैंड दैट कि जो ये मैंने आपको शायद समझाते हुए टाइम बताया होगा, अगर नहीं बताया तो सॉरी, आई मस्ट हैव स्किप्ड इट बाय मिस्टेक. बट प्रोटेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो भी लेयर प्रोटेक्ट करती है वो सारे प्रोटेक्टिव टिश्यू में क्लासिफाई होने लग जाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्ट कौन करता है हमको, हमको एपिडर्मल टिश्यू प्रोटेक्ट करता है क्योंकि वो कवरिंग प्रोवाइड करता है. Yes, ma'am. ठीक है. तो दैट गिव्स यू द प्रोटेक्शन विद द आउटर एनवायरमेंट. एपिडर्मल टिश्यू आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है क्योंकि स्किन जो है वो आपके एनवायरमेंट के, एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो वो आपके इंटरनल टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है बाकी सारे एनवायरमेंटल चेंजेस से, जैसे कि टेम्परेचर हुआ या किसी टाइप का हीट स्ट्रोक हुआ, वट एवर इट इज. जैसे धूप बहुत होती है तो आपके स्किन के सेल्स जल जाते हैं, पर आपके मसल्स जलते हैं नहीं, जलते ना. No, ma'am. नहीं No, जलते. ma'am. So that gives you the protection. So it also give you protection that with respect to that is also protective tissue.
अच्छा, एडिपोज टिश्यू जो है वो आपको ठंडी से बचाता है। फैट है तो फैट आपको गर्मी प्रोवाइड करता है, तो दैट आल्सो कम्स अंडर द प्रोटेक्शन। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. तो Yes, ओके, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई अलग से नाम दिया जाएगा या कुछ। कुछ टिश्यूज जो है उनकी जो लोकेशन के हिसाब से वो उस जगह को प्रोटेक्ट करते हैं, सो दैट इज हाउ दे आर क्लासिफाइड एज द प्रोटेक्टिव। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू नाउ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then comes the next question is uh, epithelial stratified tissue. अच्छा, next, okay, next question है epithelial. I am writing because if somebody due to the network issue cannot hear me, or if they are not able to see the things, so at least you can correlate with something. That's why I am writing. Okay, epithelial stratified tissue. अच्छा, एपिथेलियल स्ट्रेटिफाइड टिश्यू जो है वो क्या है, सबसे पहले ये चीज समझो बेटा, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है लाइंस or layers, anything you can use, any word. Okay, basically layers, lines, that comes under stratification. So क्या होता है कि जो एपिडर्मल और ये जो आउटर कवरिंग्स होती है, जो एपिथेलियल टिश्यू है या एपिडर्मल टिश्यू है, ये क्या होते हैं, कई बार बहुत सारे लेयर्स फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो आपने जैसे ट्रीज देखे होंगे, इफ आई एम राइटिंग ओवर ट्रीज, तो ट्रीज जैसे आप ट्रीज देखो, और सैपलिंग वर्ड समझते हो, सैपलिंग Yes, ma'am. जो नया नया पौधा होता है उसे Yes, ma'am. Yes, सैपलिंग ma'am. बोलते हैं। ठीक है, तो आप जब न्यू प्लांट को देखोगे तो उसका जो स्टेम होता है वो भी लीफ की तरह ही ग्रीन होता है। हैव यू सीन इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो अभी क्या होता है कि वो उनका जो एपिथेलियल टिश्यू है, जो आउटर कवरिंग है, वो बहुत पतला है, थिन है, एंड इट्स वेरी फ्रेजाइल। बट इफ यू टॉक अबाउट द ट्रीज, जो बड़े बड़े ट्रीज हो जाते हैं, उसमें आपने देखा है कि जो ट्रंक है, जो ट्रंक रीजन होता है, जो इस तरीके से बन जाता है पूरा, तो वो बहुत हार्ड कवरिंग आप देखते होगे, ऐसे लेयर्स 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 फॉर्म रहते हैं उसके ऊपर, देखा है? Yes, ma'am. एकदम हार्ड रहता है, जिसको आप उखाड़ते रहते हो वहां खड़े खड़े। काफी सारे बच्चे ये काम करते हैं, उसको रब करते रहते हैं, स्क्रब करते रहते हैं। ठीक है, चाबी कीज होंगी तो कीज से घिस डालेंगे बेचारे को। ठीक है, तो द स्ट्रेटिफाइड मतलब क्या होता है, एपिथेलियल जो टिश्यू है उसकी बहुत सारी डिस्टिंक्टिव लेयर्स फॉर्म हो जाना, और वो बार बार फॉर्म होने की वजह से वो क्या होता है, वो हार्ड हो जाता है और वो ट्रंक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एपिथेलियल स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। तो वो ये जो है ओल्ड ट्रीज या प्लांट जब बड़ा होने लगता है तब ये एपिथेलियल टिश्यू है वो बहुत सारी लेयर्स फॉर्म करता है, स्पेशली ट्रंक्स पे, ब्रांचेस पर, ऐसे सब रीजन पर, सो दैट इट कैन वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर दे सके पूरे ट्रंक को। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ आई थिंक यू मस्ट हैव सीन इन स्पेशली द बॉलीवुड मूवीज जो है, वो कई बार ऐसी चीजें दिखाती है जो इलॉजिकल भी होती है, जैसे कि ट्री पे अपना नाम लिख देना, फिर आज के 20 साल बाद आओगे तो आपको उस पे नाम दिखेगा, फिर मेमोरी आ जाएगी और फिर हीरो हीरोइन मिल जाएंगे, ऐसा सब होता है ना मूवीज में। Yes, ma'am. इट्स रबिश, इट्स कंप्लीट रबिश। ठीक है, क्योंकि अगर आप इस ट्रंक पे घिस घिस के कितना भी अच्छे से नाम लिखोगे ना, तो क्या होगा, ये एपिथेलियल स्ट्रेटिफाइड टिश्यू है, दैट मींस नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होगा, आप सेल्स को निकाल दोगे तो वो नए सेल्स वापिस बना देगा, और आज के अगर 20 साल बाद आओगे तो प्लांट की हाइट भी बढ़ चुकी होगी, और आपने जहाँ खुदा खुदा खादी की हुई है वो सब वापिस लेयर्स की वजह से ढक जाएगा। until and unless this basement membrane is not being damaged, that एरिया जो है वो वापिस रिकवर हो जाएगा, हील हो जाएगा, तो आपको 20 साल बाद, 50 साल बाद आपके दोस्त का नाम उस पर नहीं दिखेगा। ठीक है, सो इट्स कंप्लीटली यूजलेस टू प्लांट्स को ऐसे परेशान करना। So that is what you have to understand. That is called epithelial stratified tissue. I think now the idea is much more clear to you.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन क्या है? देबस्मिता, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज नोन एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। अच्छा, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या मतलब होता है बेटा? जब बड़े बड़े ट्रीज हो जाते हैं ना बहुत ज्यादा, तो लेट मी राइट ओवर हियर। एक्चुअली क्या होता है कि जब जैसे कि आपको मैंने जैसे बताया कि प्लांट को जब आप इंटरनली स्टडी करोगे, ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा स्टेम का जो पिक्चर है पूरा। ठीक है, आपके एक चिप काट के आपके सामने रखा है तो राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो होता क्या है एक्चुअली कि इसमें सपोज इतनी जगह पर जाइलम है, फिर एक जो है वो फ्लोएम है, फिर से जाइलम है, और फिर से फ्लोएम है, फिर से जाइलम है, और फिर से फ्लोएम है। अगर ऐसे मतलब बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जाइलम और फ्लोएम के, जरूरी नहीं है कि ऑल्टरनेटिव हो। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। तो ठीक है, उसमें होता क्या है कि जब प्लांट न्यूली फॉर्म्ड होता है तो ये इनके बीच में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्रेजेंस होती है, सो दैट दे कैन डिवाइड बहुत जल्दी जल्दी, और प्लांट को अच्छे से जाइलम फ्लोएम के लिए स्पेशल सेल्स भी मिल जाए, और उसको हाइट बढ़ाने में भी इजी हो जाए। तो ये इस रीजन में बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की प्रेजेंस होती है। अब क्या होता है कि जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो नए जाइलम फॉर्म हो जाते हैं। सपोज ये वाला जाइलम फ्लोएम पुराना हो गया है तो फिर एक और नया फॉर्म होगा, दूसरा फॉर्म होगा। तो अब जो जितना पुराना ट्री होता जाएगा उसके अंदर आपको अब प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं दिखेगा, क्योंकि ये वाली जो लेयर्स है वो सब डेड हो चुकी है। ठीक है, तो अब जो नया जाइलम फ्लोएम बनेगा तो उसके बीच में नए टिश्यूज की फॉर्मेशन होगी, दैट विल बी कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ठीक है, एक्चुअली इसका डिटेल थोड़ा ज्यादा है बेटा, बट इट इज फॉर क्लास 11th। इफ यू कंसिडर बायोलॉजी एट दैट टाइम यू विल बी अंडरस्टैंड इट मच इन अ मच बेटर वे, बिकॉज जाइलम फ्लोएम का पैटर्न वगैरह होता है उसमें। सो बट राइट नाउ डू अंडरस्टैंड दैट कि जब प्लांट को अपनी एज बढ़ानी होती है, जब नई ग्रोथ करनी होती है, तो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की फॉर्मेशन। अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. ओके, देन राजलक्ष्मी का क्वेश्चन है, tracheids and vessels helps to transport water and minerals. Tracheids conduct water through pits, but you told that tracheids are functionally dead. Beta, see, listen over here. In some book it is mentioned that they can transport, जैसे एनसीईआरटी में मेंशन किया है कि ट्रैकिड्स में कंडक्शन ऑफ वाटर हो रहा है। ठीक है, बट आप कुछ और बुक्स रेफर करोगे ना तो उसमें कई बार ऐसे होता है कि ट्रैकिड्स आर नॉट एबल टू ट्रांसपोर्ट द वाटर बेसिकली, so they become functionally dead. It all depends on the variation of the book. So if your book is mentioning that tracheids conduct water through pits, you have to follow that line. Understood this part? Yes, ठीक है, ma'am. Yes, इट ma'am. इट डिफर्स। आप अगर जैसे अभी जैसे आप एनसीईआरटी सीबीएसई पढ़ रहे हो ना, अगर आप अभी स्टेट बोर्ड का बुक पढ़ोगे ना तो उसमें थोड़ा सा डिटेल डिफरेंस होगा। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बुक व्हाट दे आर मेंशनिंग। सो इफ एनसीईआरटी इज मेंशनिंग दिस, यू हैव टू फॉलो। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Okay, Yes, ma'am. fine. So that I think doubt is clear now. Next is lymph, एक बार और एक्सप्लेन करो। अच्छा, हाँ देवस्मिता, कॉर्क स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू से ही फॉर्म होता है। फिर टोटिपोटेंसी, ओके, ठीक है। पहले हम चलते हैं लिम्फ एक्सप्लेन करने में। किसका डाउट है लिम्फ? रिंकू गोराई, ओके, रिंकू गोराई, कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, सी ओवर हियर। हमारी बॉडी में जब ब्लड वेसल्स जो है, ठीक है, नाउ सी, दिस इज योर हार्ट, ये आपका हार्ट। अब आप सोचोगे मैडम मेरा हार्ट तो ऐसा है नहीं,
बट ऐसा अभी ऐसा ही मानना है कि यही आपका हार्ट है, ठीक है। तो हार्ट से जो है वो ब्लड वेसल्स निकलती है और वो ऑर्गन तक पहुंच जाती है, ठीक है। और फिर ऑर्गन से निकल के वो वापस हार्ट तक पहुंच जाती है। ये मैंने ब्लू क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जब ब्लड वेसल्स जो है हमारी बॉडी में रन कर रही होती हैं, तो दे आर मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू जो है वो एक, आप इमेजिन करो आपका जो हैंकी होता है, पतला वाला जो हैंकी आप यूज करते हो, उस तरीके का टिश्यू है, एकदम थिन। सो व्हाट, उसमें आप पानी होल्ड कर सकते हो? No, ma'am. No, ma'am. पानी होल्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जब ब्लड बहुत तेजी से प्रेशर से फ्लो होता है, तो ब्लड डजंट कम्स आउट ऑफ इट, बट व्हाट हैपेंस दैट इट ओजेस आउट लिटिल बिट ऑफ लिक्विड फ्रॉम, ठीक है। उसमें से कुछ फ्लूइड जो होता है वो इस पर्टिकुलर वेसल से ऊज आउट होता है। वर्ड ऊज आउट का मतलब समझते हो? Yes, ma'am. ठीक है, हाँ, ऊज आउट होना। जैसे कि सपोज ये एक ट्यूब है और इस ट्यूब में किसी चीज को फ्लो होना है, जैसे एक फ्लूइड को फ्लो होना है, बट अगर मैं इस ट्यूब को बीच में से कहीं पंक्चर कर दूंगी, तो जब वो फ्लूइड फ्लो होगा तो वो उस जगह से थोड़ा थोड़ा रिलीज होता रहेगा ना, जहां पर पंक्चर किया है मैंने, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, बस ma'am. एक्चुअली एपिथेलियल टिश्यू जो है वो पोरस है, तो क्या होता है कि बहुत सारी चीजें इसमें से ऊज आउट होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि प्लाज्मा जो होता है वो ऊज आउट होने लगता है कई बार, थोड़ा थोड़ा हर जगह से। तो जो वो ये जो फ्लूइड रिलीज हुआ है उसको वेस्ट नहीं जाने देना है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी कुछ भी काम की चीज को वेस्ट नहीं करती है। तो ये ब्लड वेसल्स के पैरेलली, कलर कलर ये ले लो, ये ब्लड वेसल्स के पैरेलली ही एक और टाइप के वेसल्स रन करते हैं। और ये वेसल्स क्या करते हैं, वॉट एवर द थिंग्स आर कमिंग आउट ऑफ दीज ब्लड वेसल्स, दे विल जस्ट एब्जॉर्ब इट इन देम। वो खुद उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और अपने अंदर कैरी करेंगे। नाउ व्हेन दिस इट इज गोइंग इन दिस, देन दे आर, इट इज कॉल्ड लिम्फ। उसे हम क्या बोलेंगे, लिम्फ बोलेंगे। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो ये कुछ कुछ चीजें जो है ब्लड की कुछ चीजें रिलीज हो जाती है, दैट इज कैरिड आउट बाय दीज ब्लड वेसल्स। ये लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं और ये लिम्फ जब वो अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसे हम बोलते हैं लिम्फ, ठीक है। सो दिस इज हाउ दे आर एब्जॉर्बिंग आउट द थिंग्स, दैट इज व्हाट इट इज हैपनिंग इन। अच्छा, अब इसमें क्या है, जैसे ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग वाले फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करते हैं, तो लिम्फ में वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं, नहीं तो लिम्फ क्लॉट हो जाएगा ना। तो दैट्स व्हाई ब्लड क्लॉटिंग वगैरह चीज नहीं होती है, थोड़ा सा फ्लूइड होता है और कुछ कुछ सेल्स जो होते हैं जो कई बार बाय मिस्टेक दे आर बीइंग रिलीज्ड आउट थ्रू ब्लड वेसल, ओनली few of them are there, when it's very negligible number. So you just have to believe that कुछ fluid है जो रिलीज हुआ है एक स्पेशल वेसल में कैरी हुआ है, दे आर कॉल्ड लिम्फेटिक वेसल्स। और वो जहां जहां हमारे ब्लड वेसल्स है उसके पैरेलली ये वेसल्स जो है वो रन कर रहे हैं। अब चीज क्लियर हो गई लिम्फ के बारे में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके फाइन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ देवस्मिता, कॉर्क वाली चीज क्लियर हो गई आपको? Yes, ma'am. गुड। मीनिंग ऑफ टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी का मतलब होता है, अरे ठीक है, हाँ आ गया। टोटीपोटेंसी का मतलब होता है पावर टू रीजनरेट। जैसे आपने लिजर्ड की जो पूंछ होती है वो रीजनरेशन के बारे में सुना होगा, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, तो Yes, अब ma'am. कई सारे टिश्यूज जो होते हैं दे आर टोटीपोटेंट, दे आर हैव द एबिलिटी टू शो द टोटीपोटेंसी, मतलब वो
अगर कोई एरिया डैमेज हो जाता है तो उसको रीजनरेट कर लेते हैं, दे आर कॉल्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टोटिपोटेंस। क्लियर? Yes, ma'am. अच्छा, अब राजलक्ष्मी, certain terms like internal blood clot, internal bleeding, platelets don't allow blood to flow away, neither do they clot inside our body because of lack of atmosphere। अच्छा, इन सब का मतलब क्या है? बेसिकली क्या होता है बेटा, जैसे आपने देखा होगा, आपको चोट लगती है तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर फ्यू मिनट्स व्हाट विल हैपन, वो जो एरिया है वो खुद को बंद कर लेता है और जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है। देखा है ऐसे? एक्सपीरियंस किया है ये? हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो मैं ये कह रही हूँ कि आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जब आपको छोटी मोटी जो चोट लगती है तो आफ्टर अ वाइल जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है और वो एरिया अपने आप हील हो जाता है। देखा है? Yes, ma'am. वो क्यों Yes, होता Yes, है? ma'am. ma'am. वो इसलिए होता है कि जब ब्लड की ये एक टेंडेंसी है कि ब्लड जब भी ओपन एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्लॉट हो जाएगा, मतलब जम जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है? Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. तो जब आपको चोट लगती है तो उतने एरिया में क्या होता है कि ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, जिसकी वजह से जो अच्छा वाला ब्लड है वो बाहर फ्लो नहीं हो पाता है। तो दैट इज अ गुड साइन, ये होना बहुत जरूरी है आपकी चोट को हील करने के लिए, क्योंकि ब्लड क्लॉट होगा उसके बाद ही स्किन के लेयर्स को मौका मिलेगा, स्किन सेल्स को उसके ऊपर स्किन बनाने का। ठीक है? सो दैट इज वेरी मच नेसेसरी। अच्छा, अब ये जो चीज है इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लड क्लॉट, जैसे कि आपने सुना होगा कि एक सुना है ना, ब्रेन हीमोरेज, ब्रेन जो नॉर्मल पब्लिक बोलती है हैमरेज हो गया है। Yes, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. तो हैमरेज नहीं है, दैट इज कॉल्ड हीमोरेज। हीम, हीमोग्लोबिन, रिलेट कर पा रहे हो? ठीक है? सो हीमोरेज मतलब बेसिकली क्या होता है कि अगर कभी कभी हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो इंटरनली डैमेज हो जाते हैं, और इंटरनल डैमेज की वजह से क्या होता है कि जो ब्लड है वो अंदर ही क्लॉट हो जाता है, ब्लड वेसल्स के अंदर। इंटरनल ब्लीडिंग मतलब बॉडी, खून बाहर नहीं आया। हीमोरेज में क्या होता है, ब्रेन से खून बाहर नहीं आता है, वो खून वहीं निकलता है और वहीं पर जम जाता है, ब्रेन के ऊपर ही। सो उससे क्या होता है कि आप ब्रेन का जो ऑक्सीजन अपटेक एब्जॉर्प्शन वाला जो वो था, रीजन था, वो सारा का सारा ब्लॉक हो गया, और उसकी वजह से क्या होगा कि इंटरनल क्लॉटिंग हो गई। अब इंटरनल क्लॉटिंग की वजह से जो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे डैमेज हो जाते हैं, और ये सारी चीजें होने की वजह से हमारी बॉडी इस तरह से डिजाइंड है कि ब्लड वेसल से बाहर कभी नहीं आना चाहिए, और जब तक वो ब्लड वेसल के अंदर है तब तक वो फ्लूइड उसमें रहेगा, लेकिन ब्लड वेसल के बाहर आते ही वो जमना शुरू हो जाएगा, क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो लैक ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है कि जो आर्टरीज, वेन्स, ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो उसको एटमॉस्फेयर का वो नहीं देती है, टच नहीं देती है, एटमॉस्फेयर का कांटेक्ट नहीं देती है, तो उसकी वजह से वो लैक ऑफ एटमॉस्फेयर की वजह से क्लॉट नहीं होता है। लेकिन अगर वो किसी वजह से, अगर जैसे ब्रेन में ब्लड वेसल्स डैमेज हो गए और ब्लड जो है वो बाहर आ गया ब्रेन में, तो उससे क्या होगा, अब आपने जो ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से आया, वो ऑक्सीजन ब्रेन में जा रहा है तो वो ब्लड को क्लॉट कर देगा। अब समझ में आया? Yes, ma'am. दैट इज कॉल्ड हीमोरेज। तो वो हीमोरेज का एक तरीका है। ठीक है? इसलिए लोग मर जाते हैं, उसमें अटैक आ जाता है। अच्छा, there are 4 parts of xylem, but in NCERT book there are 5 parts. One more part is sieve cells। sieve cell से ही तो sieve tube बना बेटा।
सेल एक के ऊपर एक एस्टैब्लिश हुए तभी तो सीव ट्यूब की फॉर्मेशन हुई है। अब समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है, एक यूनिट सेल है, सीव सेल है, लेकिन वो जब एक के ऊपर एक बिल्डिंग जैसे फॉर्म हो जाएंगे तो वही चीज सीव ट्यूब बन जाएगी। अब चीज क्लियर हो गई? Yes, ma'am. अच्छा, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है ये? सायन। मोस्ट एबंडेंट एनिमल टिश्यू इज एपिथेलियम, मस्क्यूलर, कनेक्टिव और लास्ट क्या लिखा है? ब्लड। अच्छा, आप बताओ मुझे सायन, आपका क्या आंसर है? मैम ए। एपिथेलियल टिश्यू। यस मैम। ना तो ट्रू है, क्या हो गया? ओके मैम, ओके मैम। ठीक है। यस मैम। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग से कैंसर हो सकता है? बेसिकली बेटा, जैसे इंटरनल अगर बॉडी में ब्लड क्लॉट हो भी जाता है किसी वजह से तो इमीडिएट डेथ हो जाती है। कैंसर के चांसेस तो है नहीं, मर जाएंगे तो कैंसर तो होगा नहीं। ठीक है। कैंसर बेसिकली क्या होता है? कैंसर वो चीज़ होती है कि सपोज आपकी बॉडी में, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मैं आपको सबसे कॉमन आपने सुना होगा ब्लड कैंसर, सुना है ना? यस मैम। ठीक है, ब्लड कैंसर जो है एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब आपने ब्लड रिपोर्ट पे देखा होगा कि हमारे ब्लड का जो सेल का जो नंबर है वो एक लिमिटेड नंबर होता है कि मेल में ये नंबर्स हैं, फीमेल में ये नंबर्स हैं, होते हैं ना, मतलब इतने ml में इतने सेल्स होने चाहिए, पढ़ा है? यस मैम। ठीक है। तो अब एक आप बहुत सिंपल सी एक चीज ले लो कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि 10 ml ब्लड में, ठीक है, सपोज 1000 सेल्स चाहिए, ठीक है, WBC के। ये सिर्फ एक व्हाट यू कैन से, इट्स जस्ट मिथ। मैं आपको कोई ट्रू एग्जांपल, वो ट्रू नंबर नहीं दे रही, बस समझाने के लिए समझा रही। ठीक है, 10 ml में सपोज हमारे पास 1000 WBC होने चाहिए एक नॉर्मल सर्वाइवल के लिए। बट सपोज हमारे WBC जो है दे स्टार्ट डिवाइडिंग, बहुत तेजी से डिवाइड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे ही डिवाइड होंगे तो जल्दी जल्दी डिवीजन की वजह से क्या होगा? मैच्योर सेल्स फॉर्म नहीं हो पाए, मैच्योर सेल्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा? सेल्स क्या बन जाएंगे? इमेच्योर हो जाएंगे। यस मैम। ठीक है, इमेच्योर सेल्स बनेंगे। तो अब जो 1000 WBC है उसकी जगह सपोज 10,000 WBC हो गया आपके 10 ml। ठीक है, तो आप सोचोगे कि भाई ये तो सोल्जर्स है, अच्छी बात है बढ़ गए तो, बट नहीं, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये क्या है? इमेच्योर है। अगर आप बॉर्डर पर सपोज किसी अनट्रेन्ड आदमी को भेज दोगे तो वो सरवाइव कर पाएगा? नो मैम। नहीं कर पाएगा। तो दैट इज वाई मेच्योरिटी इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द कीप द काउंट। ओके, तो मेच्योर सेल्स नहीं है, इमेच्योर सेल्स है और वो 10,000 हो गए हैं। तो ये कैंसरस सिचुएशन है, इसे हम बोलते हैं कैंसर। कैंसर वर्ड का मतलब होता है किसी भी जगह पर, ठीक है, प्री मेच्योर ग्रोथ ऑफ सेल्स इन टिश्यू। किसी भी टिश्यू के अंदर अगर प्री मेच्योर ग्रोथ हो जाती है सेल्स की, उस कंडीशन को हम कैंसर बोल सकते हैं। ठीक है, वो ब्लड में हो सकता है, फिर आपने वो सुना होगा ना स्टमक कैंसर, आजकल वो गुटखा खाते यस जो मैम। ऐड आती है कि यहाँ मुंह का कैंसर, ये वो, तो वो प्री मेच्योर ग्रोथ ऑफ द सेल्स है। वो बहुत सारी चीजों की वजह से हो सकती है, जो गुटखा खाते हैं उन लोगों को मुंह में हो जाएगी, ब्लड में अलग इन्फेक्शंस की वजह से। तो दैट, और जेनेटिक भी होता है, इट्स लाइक अगर ब्लड में किसी को है तो इट्स लाइक जेनेटिक, आपकी अगर फैमिली में उसका हिस्ट्री है
तो यू आर वेरी मच प्रोन टू हैव दैट कंडीशन। जरूरी नहीं है कि हो ही जाएगा, बट यू आर वेरी मच, मतलब जो बोलते हैं ना प्रोबेबिलिटी, chances of having that type of condition are much more as compared to your friends or somebody who doesn't have the history. Is this part is clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Now next is सुहाना। स्क्वैमस का फंक्शन, स्क्वैमस बेटा एब्जॉर्ब करना, सेक्रीट करना, ठीक है, बहुत थिन लेयर है, तो हेवी एब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं होगा, बट या इट कैन जस्ट गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ, जैसे हल्का सा टिश्यू कैसे काम करता है, थोड़ा सा वो काम करता है, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम। Okay, ma'am. प्रोटेक्शन, एवरी सेक्रीशन, मेनी ऑफ द थिंग्स कैन कम। फिर cutin of the gets converted into suberin of cork when the which book you are reading, Debasmita? I don't think so. These are coming in the NCERT. Ma'am, these are there in the NCERT. Okay, fine. Cutin और suberin क्या होता है वो मैं समझा देती हूँ। See this. ये जो है मैं ड्रॉ करके दिखा रही हूँ आपको। See this. ये मैंने क्या ड्रॉ किया है वो आपको बता दूँ। सी मैंने जो बोला कि आपको प्लांट जो है वो माइक्रोस्कोप में स्टडी करना है, तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा सर्कुलर स्ट्रक्चर देखने में मिलेगा आपको। तो आउटर जो है वो एपिडर्मल लेयर है, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ इतना पोर्शन ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, ओनली दिस मच, ठीक है। तो ये जो है उसका आउटर लेयर है, उसके बाद आपको काफी सारे सेल्स दिखाई देंगे, जैसे पैरेन्काइमा है, ठीक है, कई सारे प्लांट्स में आपको कॉलेनकाइमा भी दिखाई देगा। एनीथिंग मस्ट बी देयर। सॉरी, ये ऐसे ओवरलैप नहीं करने चाहिए, बट ये पेन मुझे चलाना नहीं आता है ज़्यादा अच्छे से, ऐसा ही ड्रॉ होगा, ठीक है। तो मैंने सिर्फ आपको इतना पोर्शन में ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। तो आप ये आउटर लेयर, मतलब ये वाला जो रीजन है, इसको आप देखो, ठीक है। अब आउटर लेयर को प्रोटेक्टेड रहना है, प्रोटेक्टेड रहना है मतलब यहाँ से जरूर सारा सारा वाटर लॉस नहीं होना चाहिए, या कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए बाहर से। तो इस पर्टिकुलर लेयर के ऊपर क्या होता है, एक स्पेशल वैक्स वाली लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्यूटिन, डेड लेयर, जो कि मैं आपको हमारे अंदर दिखाती हूँ। आपके नेल्स, नेल्स जो है आपके वो शाइन करते हैं, शाइन करते हैं। Yes, ma'am. वो किस लिए शाइन करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर क्यूटिन लेयर है, एक वैक्सी लेयर है जो उस पर्टिकुलर एपिडर्मल टिश्यू को प्रोटेक्ट कर रही है। ऐसे प्लांट्स में भी होता है। तो ये जो क्यूटिन है वो स्पेशल टाइप का वैक्स है जो इसको कोट करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। अब वैक्स है, वैक्स जैसे चीज है, तो वो वाटर लॉस नहीं होने देगी ना एनवायरनमेंट, समझ रहे हो? No, ma'am. है ना, वाटर लॉस नहीं होने। सिंपल एग्जांपल लो, आप लोग ठंडी में वैसलीन लगाते हो और वो ऐड आती है, वो देखा है वैसलीन की, एक पत्ती पे वो वैसलीन लगा देती है, एक लीफ पे वो वैसलीन नहीं लगाती है, देखा है? Yes, ma'am. फिर वो जिस पे वैसलीन नहीं लगाया है वो ड्राई हो जाता है, और जिस पे वैसलीन लगाया है वो एकदम अच्छा रहता है, नया नया, देखा है? Yes, ma'am. ठीक है। उसका क्या मतलब है कि आपका मॉइस्चर लूज नहीं हो रहा है, आपकी स्किन से मॉइस्चर लूज नहीं होगा, तो आपका स्किन ड्राई नहीं होगा। वो ही समझा रहा है ना वो ऐड। Yes, ma'am. तो वही चीज है जो नेचुरली एनवायरनमेंट ने सभी को दी है। आउटर लेयर पर एक स्पेशल लेयर, वैक्सिंग लेयर दिया है, वैक्स वाला, जो उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि जो सारा मॉइस्चर है वो लूज नहीं हो जाए, अंदर ही रहे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्यूटिन, इस लेयर को हम बोलते हैं क्यूटिन।
क्यूटिकल, ऐसे भी नाम होते हैं, ठीक है। बट जब ये प्लांट ओल्ड हो जाता है, जो मैंने बोला कि ट्री होता है, जब वो बार्क बन जा रहा है तो ये क्यूटिन मॉडिफाई हो जाता है सुबरिन। सुबरिन भी वैक्सी वैक्स होता है, वो भी टाइप ऑफ वैक्स ही है, बट वो थोड़ा सा और हार्ड होता है एज कम्पेयर टू क्यूटिन। आप समझ में आया देवस्मिता? Yes, ma'am. ठीक है, so that is how it is being formed. Then Sujata, vacuoles are absent in meristematic plant cells. हाँ, वैक्यूल्स इसलिए नहीं होते हैं बेटा क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होता है और अपने आप को मॉडिफाई करना शुरू कर देता है, तो उसको वैक्यूल्स की इतनी ज्यादा नीड ही नहीं है। अब समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। देन मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट क्या होता है? ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, डाइवर्सिटी। ठीक है, बस अभी ये समझो कि आपने राजमा खाया है, छोला खाया है, चना खाया है, Yes, ma'am. मैम। तो आप Yes, ma'am. उसके सीड को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो ना? Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, और मकई खाया है, मकई, भुट्टा, मेज? Yes, ma'am. यस मैम। भुट्टा ही बोलते हैं ना, बंगाली में क्या बोलते हैं? मैम बंगाली ऑल्सो भुट्टा। क्या हुआ? बंगाली में क्या बोलते हैं? मैम भुट्टा ओनली। भुट्टा ही बोलते हैं। अच्छा चलो, आमी भुट्टा खाबो, ठीक है? एम आई राइट? एम आई सेइंग इट राइट? Hopefully. Yes, यस ma'am. मैम। Hopefully. I just don't know. I am very much terrific. I am just learning. I don't know I am going it with right or not. So just see this. आप कभी वो भुट्टे के सीड को बीच में से तोड़ सकते हो? No, ma'am. नहीं, मतलब हाँ, वो आप बोलोगे हाँ मैम मैं तो ताकत लगा के चीर देता हूँ, वो बात नहीं कर रही हूँ। आप इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हो जैसे राजमा छोला करते हो? No, ma'am. नहीं कर सकते। नो मैम। ठीक है, तो जो सीड, जो भी पर्टिकुलर प्लांट का किसी भी का भी सीड अगर 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड होता है, ये जो दोनों पार्ट्स हैं इनको हम बोलते हैं कॉटिलीडन। इनको क्या बोलते हैं? कॉटिलीडॉन्स या कॉटिलीडन इनको बोलते हैं। 2 में डिवाइड हो गया तो इसको बोलते हैं डाइकॉट। ये डिवाइड नहीं होता है इसलिए इसको बोलते हैं मोनोकॉट। तो इस सीड से, ये जो पर्टिकुलर सीड है इसको मैं जमीन में डालूंगी तो इसका स्टेम निकलेगा, वो हो जाएगा मोनोकॉट स्टेम। इसका रूट निकलेगा, वो हो जाएगा मोनोकॉट रूट। इसका जो भी फ्रूट फ्लावर जो भी निकलेगा वो क्या हो जाएगा? मोनोकॉट। ये प्लांट ही पूरा क्या हो जाएगा? मोनोकॉट। अब चीज क्लियर हो गई? Yes, यस ma'am. मैम। और जो प्लांट 2 पार्ट वाले सीड से निकलता है वो पूरे जो होते हैं वो डाइकॉट्स होते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट चैप्टर ही है बेटा, डाइवर्सिटी में मैं आपको पढ़ाऊंगी, प्लांट्स में आ जाएगी। गॉट इट? Okay, ma'am. Yes, ma'am. सो ऑल द डाउट्स आर क्लियर। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन तो किसी ने डाला नहीं, डाला है क्या? और तो कोई क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, बाकी किसी को और कोई डाउट्स? नो मैम। Ma'am. अच्छा, आपने एक्सरसाइज ट्राई किया? Yes, ma'am. Ma'am. हाँ, Ma'am, in my reference book, in true false one question is there that collagen occurs in yellow elastic fiber. Ma'am, what does it mean? अच्छा, एक्चुअली आपके इतने डिस्क्रिप्शन में लिखा नहीं है, बट कोलाजन एक टाइप का प्रोटीन है बेटा, जिससे ये वाइट फाइबर्स और ये सारे बाकी फाइबर्स बनते हैं। ठीक है, तो एक होता है कोलाजन और एक होता है इलास्टिन। ये 2 टाइप के प्रोटीन्स हैं। तो वाइट फाइबर्स होते हैं वो भी प्रोटीन से बनते हैं, एक स्पेशल ये कोलाजन से, और इलास्टिन बनते हैं ये इससे, व्हाट यू कैन से येलो फाइबर्स। ठीक है, तो उनसे ये फाइबर, ये टाइप ऑफ प्रोटीन्स है। अच्छा, Okay, ma'am. अच्छा, और कोई डाउट? आपने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व किया सभी ने? Yes, नहीं। ma'am.
अच्छा, Yes, ma'am. सभी ने किया? Yes, सभी ने ma'am. नहीं किया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अगर नहीं किया है तो अभी खोलो, एक रिव्यू लो अपने क्वेश्चंस का। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, परेशानी है, नहीं समझ में आता है, तो प्लीज आस्क मी कि मैम इसका आंसर अगर लिखना है तो कैसे लिखना है, क्या लिखना है। नहीं आता है तो बताओ, मैं डिक्टेट कर दूंगी अगर आपको नहीं समझ में आता है। ठीक है, जस्ट लेट मी नो दैट पार्ट। बट डू आप अगर एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करोगे तो उसमें मैं हेल्प नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब भी आपका यहाँ पर आने का चांस बना तो मैं सबसे पहले आपकी नोटबुक देखूंगी और नोटबुक से ही एंट्री दूंगी, वरना आने नहीं दूंगी। Okay, ma'am. ठीक है, और आपके हाँ। एक्सरसाइज तो होने ही चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स की राइट अप चाहिए ही मुझे किसी भी हालत में। आप आज करो, आज के 50 साल बाद करो, तो हम 50 साल बाद भी पढ़ेंगे, लेकिन आप क्वेश्चन आंसर्स लिखोगे सारे के सारे। गॉट इट? Yes, ma'am. ठीक है, अब हंस रहे होगे बैठ के, है ना, कि मैम आप 50 साल बाद तो आप मर जाओ। फाइन, सो सी यार, डू सी द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। और हाँ, दूसरी एक चीज, आपको किसी लॉन्ग क्वेश्चंस में या जब आपको बड़ा कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चंस लिखने पड़ता है तो आपको किसी को प्रॉब्लम आती है? बेसिकली टेक्स्ट बुक में सब कुछ मिल जाता है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. मिल जाता है। अच्छा, मैं आपको सिर्फ अभी एक छोटा सा हिंट दे रही हूँ यहाँ पे। देखो, अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, सपोज मैंने आपको अगर एक क्वेश्चन टेस्ट में पूछा है, तो आप जब लिखते हो ना बेटा, तो सबसे पहले तो पैराग्राफ्स में लिखना छोड़ दो, क्योंकि यू आर कमिंग इन नाइन्थ से, या नाइन्थ है, नाइन्थ अब कंप्लीट होगा, 10th में आओगे, बोर्ड देना है, तो पैराग्राफ्स लिखना छोड़ो, पॉइंट्स में लिखना स्टार्ट करो। अभी तक जो चैप्टर में पैराग्राफ्स लिख दिए, नो वरीज, लेकिन आगे जो भी लिखोगे वो सारा पॉइंट्स में लिखोगे। ठीक है, तो पॉइंट्स में अगर लिखना है तो कैसे लिखना है, दैट पार्ट आई विल शो। कि जैसे सपोज मैंने आपको बोल दिया है कि एपिडर्मल टिश्यू पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है, सपोज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ एपिडर्मल टिश्यू। ठीक है, तो आप सबसे पहले डालो कि एपिडर्मल टिश्यूज आर एज फॉलोज। कौन से एपिडर्मिस टिश्यू होते हैं वो आपको लिस्ट आउट करने हैं। ठीक है, तो आपको सपोज, सॉरी एपिडर्मल नहीं, एपिथेलियल, ओके, माय मिस्टेक, एपिथेलियल टिश्यूज आर एज फॉलोज। तो आपको क्या कर रहा है कि टाइप्स लिखने, टाइप एपिथेलियल टिश्यूज आर एज फॉलोज। तो टाइप्स कैसे हैं कि आप फर्स्ट लिखोगे स्क्वैमस, Squamous, Cuboidal, cuboidal, कॉलमनार, columnar. देन ciliated. ciliated। ठीक है, ये बेसिक टाइप्स लिखने हैं आपको। मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि मुझे क्वेश्चन दे दो एपिथेलियल टिश्यू के बेसिक टाइप्स, आपको एक्सप्लेन करो। ये 4 आपने लिस्ट आउट करो। ठीक है, मैं आपको प्रेजेंटेशन का टाइप बता रही हूँ, कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है, क्योंकि एग्जाम में प्रेजेंटेशन ही आपको मार्क्स दिलाता है बेटा, ये चीज ध्यान रखो। और दूसरी चीज, टीचर को ये समझ में आता है कि अगर आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो ना आप अपना आंसर, इसका मतलब आप लॉजिकली बहुत क्लियर हो। जो घचड़ बचड़ लिखता है तो टीचर क्या सोचता है कि इसके लॉजिक्स और फंडास क्लियर नहीं है, इसलिए घुमा फिरा के, है ना, बॉलीवुड का गाना बनाया हुआ, वो नहीं लिख रहा है। हमको बहुत ही प्रेजेंटेबल आंसर। सो चारों टाइप लिख दिए। नाउ दे आर एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। अब आपको क्या करना है, वापस से 1 नंबर डालकर स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की हेडिंग डालो। ठीक है, और उसके बाद उसका ए, बी और सी 3 पार्ट में उसको डिवाइड करो, जिसमें आप उसका मेंशन करोगे स्ट्रक्चर, देन लोकेशन, एंड उसके And बाद function. फंक्शन। अगर आप ऐसे चीजों को लिखोगे लाइक दिस, तो आपको क्लैरिटी भी बढ़ेगी, आपको समझने में बहुत आपके लिए भी इजी रहेगा। और अगर आप इस तरह से लिखते हो तो मार्क्स देना हमारे लिए इजी हो जाता है।
अंडरस्टूड दिस पार्ट? किसी भी टीचर के लिए मार्क्स वो देना चाहेगा आपको, मार्क्स काटना नहीं चाहेगा। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस मैम। ठीक है। फिर आपको उसके बाद जैसे क्यूबॉइडल एक्सप्लेन करना है तो वापस सेकेंड नंबर डाल के डालो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, फिर उसके वापस से ए बी और सी तीनों चीजें उसकी। तो आप अगर इस तरीके से आपने नोट अपना प्रिपेयर किया है ना, तो एग्जाम में आपको कुछ भी चीज टेक्स्ट बुक खोल के ढूंढनी नहीं पड़ेगी। ये चीज समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है। ट्राई टू राइट इन द पॉइंट्स। अच्छा, सपोज किसी में सब हेडिंग नहीं है, अगर किसी को आंसर में सब हेडिंग्स नहीं है, जैसे कि मैंने नर्वस टिश्यू के बारे में आपको पूछ लिया, तो नर्वस टिश्यू में ज्यादा तो कुछ सॉरी नर्वस टिश्यू पूछा है तो ज्यादा तो कुछ सब हेडिंग्स नहीं है। हाँ, आप वो डिफाइन कर सकते हो कि डेंड्राइट्स होते हैं, साइटोन होते हैं और एक्सॉन होते हैं। ठीक है। तो आप उसमें क्या करोगे, जैसे आप अगर डेंड्राइट्स के बारे में मेंशन कर रहे हो तो उसका पॉइंट मेंशन कर दिया, फिर साइटोन के बारे में लिख रहे हो तो उसके बारे में उसकी डेफिनेशन या लाइन जो भी लिख दी, और उसके बाद एक्सॉन के बारे में लिख रहे हो तो एक्सॉन हेडिंग दो और उसके बाद उसको एक्सप्लेन करो। और अगर इतनी भी हेडिंग्स नहीं है किसी आंसर में तो आप क्या करो कि आप अपने आंसर को इंग्लिश में, आप लोग थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम हो तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट्स को कैसे डिवाइड करना है। डू राइट योर आंसर्स लाइक दैट, राइट इन द पॉइंट्स, मेंशन योर पॉइंट्स लाइक दिस, ऐसे 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 करके, या 1 2 3 करके, 4 करके, जैसे आप आंसर को मेंशन करना चाहते हो, पर पॉइंट्स में डिवाइड करके लिखो। पैराग्राफ्स मत लिखो क्योंकि आप लिटरेचर नहीं लिख रहे हो बेटा, आप साइंस लिख रहे हो। ठीक है। तो साइंस जो होता है पेज भर के आंसर नहीं मांगता है, साइंस पॉइंट्स मांगता है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। प्लीज ट्राई Yes, टू ma'am. प्रेजेंट योर आंसर्स लाइक दैट। आई होप दैट जब मैं आपके नोटबुक्स देखूं तो मुझे ऐसे सब चीजें देखने को मिले। ठीक है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस तरीके से वो फंडा नहीं है एग्जाम में कि अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो मैं 4 पेज भर दूंगा तो मुझे 4 मार्क्स 4 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन दैट हाउ यू आर राइटिंग द कंटेंट। और हाँ, दूसरी चीज, क्योंकि आप अभी अपने बोर्ड्स के लिए प्रोसीड कर रहे हो तो स्टिक टू द एनसीईआरटी। आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखते हो, अच्छी बात है, लेकिन आप एनसीईआरटी के पॉइंट्स को स्किप करोगे तो मार्क्स कट हो सकते हैं। गॉट इट? यस मैम। हाँ। Yes, तो ma'am. स्टिक टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए पहले, बाकी का आपका जितना भी एक्स्ट्रा नॉलेज है वो आप डंप करो कहीं पर भी चलेगा, लेकिन एनसीईआरटी से खाली नहीं जाना चाहिए। गॉट इट? यस मैम। एंड दिस शुड बी फॉलोड टिल क्लास 12th तक यही फंडा चलेगा बेटा। ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो आई थिंक टाइम इज ओवर। हो गया क्या?